जी आज हम एक नई ऐसे के टाइप के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप लोगों को ड्यूरिंग द लेक्चर कोई भी सवाल हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और उसके बाद जो है एक सेकंड लास्ट आपका ऐसे का टॉपिक होगा। उसके बाद आपकी जो है आपके राइट अप्स की इवोल्यूशन भी होगी, और जहाँ पे आप लोग लेक करते होंगे वहाँ पे आप लोगों को जो है वो समझाया जाएगा, और आपके लिए एक अलग लेक्चर अरेंज किया जाएगा। इसके अलावा आफ्टर द एसे क्लास एक हम इंग्लिश कंपोजिशन की वर्कशॉप जो है 2 आवर्स की वर्कशॉप जो है वो अरेंज करेंगे आप लोगों के लिए, जिसमें प्रेसी होगी, कॉम्प्रिहेंशन हो गया या ट्रांसलेशन होगी। मेजर पार्ट्स जो हैं वो उसके इंग्लिश कंपोजिशन के भी आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आज हम सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को पढ़ेंगे। सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जैसे कि शुरू में जब आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन मैंने की थी, ओके बली, सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की के बारे में मैंने शुरू के पहले आपको लेक्चर में बताया था कि सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस क्या होते हैं, उनको किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना होता है। तो वो आगे हम आज जो है फैक्चुअल और सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की एक कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे। बट आइए आज सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को पढ़ते हैं। So this would be the scheme of presentation. डेफिनेशन होगी, टॉपिक सिलेक्शन, और टॉपिक के जो रिलेवेंट वेरिएबल्स होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विल मेक आउटलाइंस ऑन इट। फिर जो है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ डूज एंड डोंट्स होंगे। क्वांटिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, और फिर असाइनमेंट होगी आप लोगों की। सो डेफिनेशन पे जब हम आते हैं तो सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, आल्सो कॉल्ड सेमी फैक्चुअल ऐसे, ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस। और आपको पता है कि सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम गिवन इन अ फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। तो वो आपका सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है। टॉपिक सिलेक्शन के बारे में बात करें जब हम, तो सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज आपको जैसे पता है कि ये प्रॉब्लम्स होते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स में दिए जाते हैं। ये डिफरेंट अप्रोच आप लोगों से डिमांड करते हैं, ठीक है। ये फैक्चुअल एसेज से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि फार डिफरेंट फ्रॉम फैक्चुअल एसेज। जो प्रॉब्लम्स हम करते थे, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, रेमेडीज वगैरह, ये से थोड़ा डिफरेंट है। और आप याद रखें कि जब आप ऐसे को अटेम्प्ट करते हैं तो अटेम्प्ट करते वक्त अगर आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना नहीं आया और उसकी जो है आप आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली नहीं कर पाए, तो आप कितना भी अच्छा क्यों नहीं लिख लेते, प्रॉब्लम आपका ऐसे पास करने वाला जो आपका वो है वो नहीं होता, आप नहीं पास कर सकते। आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना है और उसी के हिसाब से टॉपिक को अटेम्प्ट करना है। मैंने टॉपिक लिया है जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। ये टॉपिक है, देखें, जेंडर इनइक्वलिटी इज अ प्रॉब्लम। जैसे उस दिन मेरी और बलीग था या तजम्मुल था, उसके साथ मेरी एक हुई थी आर्ग्यूमेंट, जिसमें मैंने प्रूव किया था कि जेंडर इनइक्वलिटी जो है वो एक प्रॉब्लम है। तो दिस प्रॉब्लम इज गिवन इन अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस। और जब भी एक प्रॉब्लम सेंटेंस की फॉर्म में दिया जाता है तो उसको अटेम्प्ट करने का एक तरीका डिफरेंट होता है आपका।
सो जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ के जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से निकलेंगे? बहुत आसान होता है। एक चीज आप खुद से पूछें कि अगर कोई प्रॉब्लम से तो उसके कॉजेज होंगे, राइट? आप मानते होंगे इस चीज को कि कोई मसला है तो उसके पीछे कुछ असबाब होते हैं, उसके कुछ असरात होते हैं, और वो जो प्रॉब्लम है उसको हम फिगर आउट कर सकते हैं, उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप लोग एग्री करेंगे इस बात से? अब क्या करना है? अब अप्रोच सेमी आर्गुमेंटेटिव ऐसे में ये होती है कि आपको इस ऐसे को मोल्ड करना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइप ऑफ एसे। सेमी आर्गुमेंटेटिव है तो उस प्रॉब्लम को करने का डिफरेंट ढंग होगा। कान को पकड़ने, सीधे हाथ से पकड़े या उल्टे हाथ से पकड़े, अल्टीमेटली यू हैव टू होल्ड द ईयर। तो इसी तरह से इस टॉपिक में भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपके, ये सारी चीजें आप जो पढ़ते हैं सीएसएस में, एसएस में, ये सेम चीजें होती हैं, सेम टॉपिक्स होते हैं, मगर इनको करने के डिफरेंट अंदाज होते हैं। वो आपसे पेपर चेकर जो होता है वो डिफरेंट अप्रोच डिमांड करता है। तो वेरिएबल्स एक्सट्रैक्ट इस तरह से किए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल पहला वेरिएबल इंट्रोडक्शन हो गया, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ वेरिएबल। तो जैसे मैंने पहले ही भी बोला था कि कभी भी आउटलाइन में अपने इंट्रोडक्शन को, कंक्लूजन को आपने खाली नहीं छोड़ना, सेंटेंस उस पर लिखना है। जैसे मैंने इस पे सेंटेंस लिख लिया है कि जेंडर इनइक्वालिटी इज अ कर्स दैट हैज बैडली अफेक्टेड वर्ल्ड्स प्रोग्रेस बाय डिसेमिनेटिंग chaos एंड इनसिक्योरिटी। मैंने ये ओपनिंग आपका सेंटेंस लिख दिया है जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ का। तो सेंटेंस फॉर्म तो होगा आगे आउटलाइन में, बट ये इंट्रोडक्शन आपने खाली नहीं छोड़ना। पहला वेरिएबल आपका सेमी आर्गुमेंटेटिव ऐसे का होगा इंट्रोडक्शन। अगेन थीसिस स्टेटमेंट, जेंडर इक्वलिटी डज नॉट एग्जिस्ट as all the principles have not succeeded in observing equality wholly solely. People are persecuted, their rights are violated, and they are left helpless due to gender biases. आपने थीसिस स्टेटमेंट जैसे आपको मैंने बताया था, अगली उसमें मैंने समझाया था कि 3 स्टेप्स होते हैं थीसिस स्टेटमेंट बनाने के। तो जेंडर इक्वलिटी उस टॉपिक को हमने एंडोर्स किया है कि भाई देयर इज नो जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, हमने उसके साथ एग्री किया है। और इसमें मैं आपको ऐड करता जाऊं कि ये जो स्टेटमेंट अगर पेपर चेकर देता है तो उससे डिनाई कतई न किया करें। आपको डिनाई नहीं करना। अगर आप डिनाई करते हैं तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सी जो है वो आपके पास जो है ना वो लॉजिक हो, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हो आपको, और प्रूव करें। बट इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो आपको पेपर चेकिंग के दौरान जो है फेंटा लगा सकता है। ही कैन फेल यू, ही इज द मास्टर। उसे जो चीज पसंद नहीं आती तो वो आपसे इसी तरह से जो है ना वो निपट सकता है। तो हमेशा याद रखें कि आपने इंडोर्स करना है स्टेटमेंट को। हाँ, अगर जैसे वो दूसरा ऐसे आया था, जेंडर इक्वलिटी कॉलन अ पॉपुलर स्लोगन, इधर आप जो हैं वो उस डिनाई कर सकते हैं, इंडोर्स कर सकते हैं, प्रो जा सकते हैं, फार जा सकते हैं, मगर ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं इन स्टेटमेंट्स में आपने कभी भी उसको उसके साथ जो है ना डिसएग्री नहीं करना। थर्ड जो वेरिएबल होगा आपका वो होगा लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला, अगर इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, कोई भी मसला है और वो सेमी आर्गुमेंटेटिव बना के दिया गया है, तो सेमी आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आपने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करनी है। तो अगर जेंडर इक्वलिटी के लिए लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो है मैं यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मैंने आर्टिकल 2 उठाया है। उसमें बोलता है कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम्स सेट फोर्थ इन दिस लैंग्वेज, इन दिस declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion,
नेशनल और सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ और अदर स्टेटस। इसका अगर हम इसको प्रेसाइज करें कि किसी भी बाइस के ऊपर जो है ना, हम किसी को कमतर या बरतर नहीं बता सकते, ऑल आर इक्वल। ये यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन है, उसके आर्टिकल 2 की मैंने बात की है। आ जाए, क्योंकि यू हेल फ्रॉम पाकिस्तान, यू बिलोंग टू पाकिस्तान, तो आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भी थोड़ा फ्लेवर देना है। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंश्योर्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड स्टेट्स that there shall be no discrimination on the basis of sex alone, के सेक्स की बुनियाद पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। थर्ड आपका हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आपका थीसिस स्टेटमेंट हो गया, और उसके बाद आपका थर्ड वेरिएबल ये है कि आपने प्रोविजंस देनी है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देनी है। और उसके बाद फोर्थ जो है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज। सेमी आर्ग्यूमेंट्स जो भी हैं उन एसेज में ये जो पार्ट अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसमें आप अपने टॉपिक को जस्टिफाई कर लेते हैं तो यूर एसेज पास। ये हम बोल सकते हैं कि इट इज द कोर वेरिएबल ऑफ यूर एसे। हाउ से स्टार्ट करना है, हाउ जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। अब क्या एस्पेरेंट्स को करना है, दे आर सपोज टू प्रूव द स्टेटमेंट। नाउ ब्रिंग सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स। आपने अपने सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स लाने हैं जो प्रूव करेंगे कि भाई जेंडर इक्वलिटी जो है वो मिथ है। मिथ मीन्स एनीथिंग दैट कंट्राडिक्ट्स द रियलिटी, एनीथिंग अगेंस्ट द रियलिटी, मिथ उसको बोला जाता है। इसमें और क्या चीज करनी है, कोट इंसिडेंट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। आपने इस वेरिएबल को थ्रू एग्जांपल्स, थ्रू इंसिडेंट्स, आपने थ्रू रिपोर्ट्स जो है वो प्रूफ करना है। तो हाउ जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, फोर्थ आपका वेरिएबल है। हाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट, और आप किस तरह से प्रूव करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले, patriarchy all over the world violates demand of equality and proves that gender is a myth. Gender equality is a myth. Sorry, gender equality is a myth. ठीक है, patriarchy सबसे पहला जो रीजन है जो प्रूव करता है कि जेंडर इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे जो है ना मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। सेकंडली, नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस to the transgenders in government jobs, legislation, and making of identity cards has exposed say of gender equality. आप याद रखें कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। बहुत से एस्पायरेंट, जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया है एस्पायरेंट्स को, उनके साथ ये मसले रहे हैं कि वो ये समझते हैं, वो इतना लिमिट करते हैं इस टॉपिक को कि वो इस टॉपिक को सिर्फ वुमेन के साथ कनेक्ट करते हैं, बट दिस डजंट कनेक्ट विथ वुमेन ओनली। ये जेंडर इक्वलिटी, जैसे आप जेंडर स्टडीज पढ़ते हैं, तो जेंडर स्टडीज के अगर आप एस्पायरेंट्स हैं तो जेंडर स्टडीज में एक टॉपिक आपको बताया जाता है जी, एग्जैक्टली बली। जेंडर इक्वलिटी जो है आपकी वो जेंडर स्टडीज के अगर एस्पायरेंट हैं आप, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जेंडर स्टडीज वर्सेस वुमेन स्टडीज। तो वुमेन स्टडीज ऑलवेज टीचेस और लर्न्स अबाउट वुमेन, बट के जेंडर स्टडीज में सारे जेंडर्स, दे शुड बी मेल, फीमेल, ट्रांस, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ द जेंडर्स। अच्छा, थर्ड, वुमेन कार्ड है वायोलेटेड राइट्स ऑफ मेन टू अ लार्ज एक्सटेंट। वुमेन कार्ड का क्या मतलब है
कि एक लंबी कतार बनी हुई है मर्दों की, अगर औरतें आती हैं तो सब बोलते हैं बाय मोरल से यार औरतें आ गई, खवातीन आ गई, इनको पहले जाने दें। तो दिस इज काइंड ऑफ वायलेशन और काइंड ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। कि भाई अगर आप जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, देयर शुडंट बी एनी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। कोई भी अगर मर्द पहले एक क्यू में खड़ा हुआ है, ही हैज द राइट, ही हैज द राइट टू अवेल द अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई खवातीन आ जाती हैं तो उनके लिए आप जगह छोड़ दें। कर्सी इज अनदर थिंग, बट कर्सी भी क्यों, कर्सी इफ वी आर डूइंग कर्सी तो इसका ये प्रूव करता है कि जो है ना वुमेन कार्ड जो है ये बहुत ज्यादा आपका वो होता है। जैसे बसेस में रिजर्व्ड सीटें होती हैं वुमेन के लिए, तो ये चीज जो है वुमेन के लिए रिजर्व्ड सीटें होती हैं। और उसके बाद भी अगर किसी व्हीकल में, किसी जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खवातीन खड़ी हुई हैं तो मर्दों को बोला जाता है कि वो सीट खाली करें ताकि खवातीन उसमें बैठें। दिस इज द काइंड ऑफ वुमेन कार्ड। और उसके अलावा विग्ड प्रैक्टिसेस ऑफ वनी, वटा सट्टा, और कुरान पाक के साथ जो है ना औरतों की शादी करवाते हैं, और औरतों को जो है लेसर ह्यूमन जो है ना कंसीडर किया जाता है। रूरल इंटीरियर सिंध में, साउथ पंजाब में, बलूचिस्तान में, ट्राइबल एरियाज ऑफ केपी में। तो वनी क्या होता है, वनी ये होता है कि अगर कोई मर्द कोई कत्ल कर देता है तो उस कत्ल का जो सेटलमेंट होती है, उस सेटलमेंट में जी ये नेगेटिव ही चीजें हैं भली। अगर बात है इफ इट इज ऑल अबाउट जेंडर इक्वलिटी, तो ये कर्सी इज अनदर थिंग। बट जो है ना वो अगर आप अपने हक पे खड़े रहें कि यार ये मेरा हक है तो यू कैन क्लेम इट, ये कार्ड नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, वनी इस तरह से होता है कि कोई बंदा अगर मर्डर करता है तो उसकी सेटलमेंट के लिए वो अपनी बहन बेटी जो है वो अगली पार्टी को जिनका कत्ल किया हुआ होता है उनको शादी करवा देते हैं। फिर उनके साथ जो है वायलेंस होती है, उनके साथ जुल्म होता है, और ये इसको वनी बोलते हैं। और वटा सटा, वटा सटा इज गिव एंड टेक। कहीं से रिश्ता लिया, कहीं से कहीं पे रिश्ता दिया, तो ये एक किस्म का वटा सटा होता है। सवारा कहते हैं पश्तो में। ग्रेट। तो और उसके वटा सटा ये है। और आप देखेंगे कि कुरान के साथ जो है लड़कियों की शादी करवाते हैं, ये भी एक किस्म की जो है चीजें जो हैं, दीज आर प्रूविंग जेंडर इनइक्वलिटी। मतलब दीज आर प्रूविंग जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। उसके बाद जेंडर गैप की बात करें, कोटा सिस्टम, भाई औरतों के लिए इतना, भाई कोटा सिस्टम के साथ क्या जरूरत है, आप ओपन मेरिट करें, ठीक है, सबके लिए, ताकि वो सब जो है इक्वली जो है वो करें, कॉम्पीट करें। सती, सती का मतलब है कि जब किसी का, ये हिंदुइज्म में होता था, ये अभी बहुत से जो है फॉर फ्लंग एरियाज ऑफ इंडिया ये होता है कि अगर कोई किसी औरत का हस्बैंड मर जाता है तो उसे भी जो है ना वो उसके साथ भी जो है ना उसे भी मारा जाता है, या उसे सारी उम्र जो है वो वाइट कपड़े पहनाते हैं। नो इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। किसी घर में आप देखेंगे जब भी कोई अहम फैसले हो रहे होते हैं, वी डू नॉट इन्वॉल्व, नॉट वी आर रिप्रेजेंटिंग द मेल डोमिनेंट सोसाइटी, के वो डिसीजन मेकिंग में औरतों को इन्वॉल्व नहीं करते। नो कंसेंट इन चूजिंग अ लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर को चूज करने नहीं देते। मतलब वो लड़कियों की जो शादियां होती हैं वो पेरेंट्स की मर्जी से होती हैं, बड़े भाइयों की मर्जी से होती हैं। वाइफ बेटरिंग, ये स्टार दिया है मैंने। वाइफ बेटरिंग का मतलब है कि जो हस्बैंड अपनी जो है ना बीवी को मारता है, उस पर तशद्दुद करता है, उसे वाइफ बेटरिंग कहते हैं। तो ये आपके जो 10 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स आपको प्रूव कर रहे हैं कि देयर इज नो जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, ये मैंने फ्रेज लिखे हैं बट यू हैव टू राइट देम इन सेंटेंसेस। ये 10 आइडियाज हैं, दीज शुड बी रिटन इन अ सेंटेंस फॉर्म। ये तो मैंने फॉर द सेक ऑफ सेविंग माय टाइम, और ताकि आप भी थोड़ा बहुत इस पे वर्कआउट करें,
इसलिए मैंने इस तरह से लिखे हैं। तो ये आपका प्रूव हो जाता है कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। बट ये है कि सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे बाज़ोकात बहुत से जो एस्पायरेंट्स हैं वो 10 की जगह पे 12, 12 की जगह पे 15 आर्ग्यूमेंट्स दे के ऐसे कंक्लूजन पे जंप करते हैं, जो बाज़ोकात उनको वल्नरेबल सिचुएशन में ला देता है, वो ऐसे पास नहीं कर पाते। उसका मेजर रीजन ये है कि यहाँ पे आपका ऐसे इनकम्प्लीट है। सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव है, सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव में आपको प्रूव करना है आपका ये जो पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ये पार्ट आपका कोर वेरिएबल हो सकता है आपके एसे का, बट इट इज नॉट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर एसे। एसे आगे है आपका, आपके एसे को आगे डिस्कस करना है, अदरवाइज योर एसे इज इनकम्प्लीट। उसके बाद आपकी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच आ जाती है। अब ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच क्या होती है? दिस अप्रोच वेरी विद एवरी टाइप ऑफ एसे। जो अगर फैक्चुअल होगा तो उसके साथ ये वेरी करेगी, अगर सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव होगा तो वेरी करेगी, अगर प्योर आर्ग्यूमेंटेटिव होगा तो वहां भी वेरी करेगी। ये क्यों इस्तेमाल होती है? एक तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आपके एसे की, जो बहुत जरूरी होता है। कुछ तो रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी होती है ना, 3000 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको पूरा करने के लिए ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि आप अगर सिर्फ उन पे प्रूव करने पे आते हैं फिर भी आपका एसे इनकम्प्लीट भी रहता है और आप अपने आइडिया को प्रूव भी नहीं कर पाते, और आपकी जो 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 डिस्कशन होती है वो एक सिंगल डायरेक्शन में चल रही होती है। इन ऑर्डर टू मेक देम मल्टी डायमेंशनल हमें जो है ना ये ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को अप्लाई करना पड़ता है। अब इस अप्रोच में क्या है? इस अप्रोच में कॉजेज और रेमेडीज की हम बात करते हैं। जेंडर इनइक्वलिटी है तो उसके भी रीजंस होंगे ना, आप सब एग्री करेंगे इस बात से कि अगर जेंडर इनइक्वलिटी है तो उसके भी रीजंस होंगे। तो उन रीजंस को अगर हम डिस्कस करेंगे, उनको डिस्कस करने के लिए हमारे पास उसके जो है ना उसके कॉजेज को और उसके हमें कॉजेज को और उनकी रेमेडीज को डिस्कस करना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लाजमी कोई कॉजेज होंगे। जैसे अप्रोच इज कंसिडर्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एसे। अभी मैंने वो बात की जो बात आपके साथ मैंने की थी। इन फैक्चुअल एसेस इट इज अबाउट गवर्नमेंट मेजर्स। In semi-argumentative essays, it is about causes and remedies, and in pure argumentative essays, it is applicability of the term in society. अभी अगर हम कॉजेज पे आ जाते हैं, जब कॉजेज की बात करें तो फॉर एग्जांपल मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इसकी वजह से जेंडर इनइक्वलिटी है, फ्यूडलिज्म है, जो है मीगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेशन, नो इजी एक्सेस टू एजुकेशन, ये इसके काजेज हैं जेंडर इनइक्वलिटी के। और उसके बाद रेमेडीज पे अगर हम आ जाएं तो रेमेडीज क्या हैं? अब आपको मैंने बताया था जो आपके कॉजेज होते हैं वो कॉजेज ही अगर आप
उन कॉजेज को आप हल करें, वो कॉजेज ही जो है ना आपकी, उनके अपोजिट ही आपके रेमेडीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जेंडर्स इन लेजिस्लेचर, सर्विस एंड हियरशिप। जायदाद में उनको उनको लेजिस्लेशन में, उनको नौकरियों में आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देते हैं तो उनका कॉज स्ट्रांग हो जाता है। सब जेंडर्स को इक्वली आप ट्रीट करें। मीडिया का रोल एजुकेट करने के लिए आप जेंडर इक्वलिटी की जो हमारा कॉज है उसको स्लाइड्स चेंज मेरे एंड पे तो हो रही हैं, आई डोंट नो आपके एंड पे क्यों नहीं हो रही। जिनके पास स्लाइड्स चेंज हो रही हैं वो हैंड रेस करें प्लीज। हो रही हैं। ठीक है, आगे सभी हो रही होंगी आप पे, हो रही हैं, रेज हैंड करें प्लीज। ओके, तो उसके बाद जो है हम रेमेडीज की बात करें तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई आपकी, रोल ऑफ मीडिया हो गया। स्टेरियोटाइप्स को आप चैलेंज करें, इट्स हाई टाइम टू चैलेंज द स्टेरियोटाइप्स। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज फेवरिंग जेंडर इक्वलिटी इन लेटर एंड स्पिरिट, ये इनके जो है रेमेडीज हैं। आपको वेरिएबल्स पता लग गए कि ये जो आपके सेमी आर्गुमेंटेटिव एसेज हैं उनमें किस तरह से आपने वेरिएबल्स डालने हैं। इन वेरिएबल्स पे अगर किसी भी सेमी आर्गुमेंटेटिव एसे को आप डिस्कस करते हैं तो आपको वेरिएबल्स का पता लग गया होगा कि ये जो सेमी आर्गुमेंटेटिव एसेज हैं तो इनमें किस तरह के वेरिएबल्स आते हैं और किस तरह से आपने टॉपिक को लेके चलना है। और आपका जब प्योर आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा वो उसकी थोड़ी डिफरेंट एक अप्रोच है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये कॉजेज हैं इसके, ये रेमेडीज हैं और आपका ये कंक्लूजन है। एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बोला था कि आपने अपनी किसी भी वेरिएबल को खाली नहीं छोड़ना इन द आउटलाइन। तो अगर, और आपको ये एक और चीज भी बोली थी कि जब भी आप कंक्लूजन में जाते हैं तो यू मस्ट एक आपको सिग्नल देना है टू द पेपर चेकर कि आपने जंप किया है, और यू हैव गॉन टू द कंक्लूडिंग स्लाइड्स। इन ब्रीफ, the world has not yet reached the stage of gender equality in a complete sense. However, equality, sense of responsibility will bear fruits, where everyone will enjoy equal rights and there would be an end to gendered society. देखिए मैंने क्या बोला था कंक्लूजन में, दो चीजें होती हैं। एक तो आप अपने ऐसे को डेस्पिरेशन पे खत्म करें, या तो अपने ऐसे को आप होप पे खत्म करें। ये होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। एक चीज मैंने बताई थी अगले ऐसे में, एनर्जी क्राइसिस की, जब हम पढ़ा था कि अगर इन मेयर्स पे, या अगर हमने सॉर्ट आउट इस मसले को नहीं किया, इन मेयर्स पे अगर हमने अमल नहीं किया तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी श्रिंक कर जाएगी। और जबकि एक होप होती है कि अगर हमारी गवर्नमेंट्स ने इन इन बातों पे अगर अमल किया तो वेरी सून वी विल सी नो मोर लोड शेडिंग और एनर्जी क्राइसिस। तो इसमें भी हमने एक होप दी है आपको कि ये एक हकीकत है कि दुनिया जो है वो
जेंडर इक्वलिटी की तरफ नहीं आई। अभी इसमें मैं देखें कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी और इस तरह से, इसमें अभी अगर फुल ऐसे लिखेंगे तो आप अफगानिस्तान की बात करेंगे, ठीक है, आप आप पाकिस्तान के रूरल एरियाज की बात करेंगे, ट्राइबल एरियाज की बात करेंगे। उसके अलावा जो है आप इंडिया में जो वुमेन प्रोसिक्यूशन इन फॉर्म ऑफ सती होती है, तो आपने ये चीजें वहां पे कोड करनी है। ये तो मैंने जस्ट आउटलाइन आपके लिए की है ना। तो आप अगर वनी की बात है तो वनी रूरल एरियाज में होती है आपका। वटा सटा तो ऑलमोस्ट ट्राइबल एरियाज में भी होता है। नो आपका जो है फैसला न करने देने की या फैसला करने में उनको इन्वॉल्व न करने की जो जो है वो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में होता है। ऑलमोस्ट इन द होल वर्ल्ड ये चीज होती है। आप न्यूजीलैंड की बात करें, कब न्यूजीलैंड में वोटिंग राइट्स मिले हैं, कितना बाद में, 18th सेंचुरी के बाद। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अभी तक जो है कोई वुमन प्रेसिडेंट नहीं बनी। इवन हिलरी क्लिंटन वाज द मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट बनती, बट वहां पे भी कुछ एलिमेंट्स थे that didn't let her be the president of United States। तो इस तरह से आप इन चीजों पे बात करेंगे, जेंडर इनइक्वलिटी है। अच्छा, डूज एंड डोंट्स क्या हैं? देखें, बात सुने, ये इस्लाम और ये चीजें अगर आप बात करते हैं, बाजों का अवॉइड तो करनी चाहिए। आप कभी भी किसी रिलीजन की बात ना करें। इट इज नॉट द सेग्रीगेशन, इट इज नॉट द डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। इस्लाम ये एक बिलीफ और एक्शन वाली बात होती जाती है। आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले आने हैं, लाइफ से, गवर्नमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन से। रिलीजन कोई भी हो उसको आप टारगेट ना करें, उसको उसको आप बेस नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज डिफरेंट बिटवीन बिलीफ एंड एक्शन। हम क्वेश्चन रेज करते हैं आपस में वाइल डिस्कशन, बट वी कैन नॉट डिस्कस दिस इन द रिलीजन, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक जो है इल्हामी जो किताबें हैं इनके बारे में डिस्कस करना, ये तो कुरान में वाज़ेह है ना। तो हम उस पर क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। ये बिलीफ और एक्शन वाली बातें, इस पे बात ना करें। डूज एंड डोंट्स आउटलाइन सेंटेंस फॉर्म में लिखनी है, कन्फ्रंटेशन नहीं करनी, अवॉइड करनी है स्टेटमेंट के साथ, और हाउ के साथ आपने वो जो कोर आपको बताया था कि ये कोर वेरिएबल है ऐसे का, उसको हाउ के साथ स्टार्ट करना है आपने। क्वांटिटी रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो एट लीस्ट इट शुड बी अबाउट 20 पैराग्राफ्स आपके होने चाहिए कम से कम। 20 पैराग्राफ्स आर एब्सोल्यूट क्वांटिटी जो आपको पास करती है, ठीक है। इससे ज्यादा आप जा नहीं सकते, इससे कम होना जो है वो थोड़ा 10-12 आपके कोर के होंगे, एक आपका इंट्रोडक्शन होगा और एक कंक्लूजन हो गया, तो 14 ये हो जाते हैं। उसके बाद 3 से 4 आप कॉजेज को ले आए, ज्यादा नहीं, 4 ठीक है, तो 14 तो 18 हो गए। और 4 अगर आप रेमेडीज को लाते हैं तो 22 हो जाते हैं। दीज आर मोर देन इनफ, आपका प्रूव हो जाएगा, आपका आप आसानी से लिख भी सकेंगे, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह सारी चीजें कर पाएंगे और सही तरह से आप जस्टिफाई करेंगे। ज्यादा इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो है क्वालिटी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और एक लीगल प्रोविजन वाला भी जो है वो भी आपकी चीज हो गई, तो आपके 23 पैराग्राफ्स ये बन जाते हैं। तो 22 आर हम कह सकते हैं कि इट्स अ फेयर क्वांटिटी। तो इतना आपको लिखना चाहिए। 2 फैक्चुअल ऐसे में हम जो है 2500 तक जाते हैं, 25 पैराग्राफ्स तक जाते हैं। तो इसमें ये है कि इसमें क्वांटिटी रिक्वायरमेंट्स जो है आप ऐसे समझें कि बिल्कुल भी आप हेल्पलेस हैं तो 16 आपके मिनिमम लेवल होनी चाहिए। 8 जो है आपके जस्टिफिकेशन होने चाहिए। कोर जो है आपका वेरिएबल उसमें 8 होने चाहिए कम से कम आपके वेरिएबल, आपकी आउटलाइन में आइडियाज 8 आइडियाज उसमें होने चाहिए। बकाया आप अगर समझते हैं कि कोर में आपके पास ज्यादा कम है तो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो मैंने आपको बताई, जिसमें आपने कॉजेज और रेमेडीज हैं उनको बढ़ा दें।
आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह से चीजों को मोल्ड करना है। अगर कोर में नहीं है तो उधर आप उसको बढ़ा दें, अगर कोर में ज्यादा है तो उधर 3-3 कर दें, 4-4 कर दें। तो इस तरह से आप क्वांटिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं। ये डिफरेंस है वेरिएबल्स का फैक्चुअल और सेमी आर्गुमेंटेटिव एसेज में। सेमी आर्गुमेंटेटिव एसेज में, आर्गुमेंटेटिव एसेज की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन, लीगल प्रोविजन, प्रूविंग द स्टेटमेंट बाय आस्किंग हाउ एंड गिविंग द सपोर्टिंग व्यूज, फिर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, उसमें कॉजेज और रेमेडीज, और उसके बाद फिर कंक्लूजन। ये आपका आर्गुमेंटेटिव एसे की जो है उनके वेरिएबल्स हैं। इन तरह से आर्गुमेंट्स के जो है ना आर्गुमेंटेटिव, सेमी आर्गुमेंटेटिव एसेज के वेरिएबल्स आपने लेने हैं। ये यहाँ पे सेमी आर्गुमेंटेटिव होना चाहिए था। यहाँ पे आप खुद बना लें अगर इफ यू आर मेकिंग नोट्स। और उसके बाद फैक्चुअल में अगर हम बात करें तो इट्स इंट्रोडक्शन, एक्सटेंट ऑफ इशू, कॉजेज, गवर्नमेंट मेजर्स, आर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, रेमेडीज एंड कंक्लूजन। ये फैक्चुअल एसेज के आपके वेरिएबल्स हैं। तो ये इनका इसमें डिफरेंस है। और इसके बाद आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स, आप सवाल कर सकते हैं अपने। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चंस। अप्रोच का जरा बता दीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। किस चीज का? ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच का जो आप सर बता रहे थे वो जरा रिपीट कीजिएगा प्लीज। जी देखें, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ये होती है कि ये डिफरेंट होती हैं आपके। अगर सेमी आर्गुमेंटेटिव एसे में ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच की बात करें तो सेमी आर्गुमेंटेटिव एसेज में वो जो आपने कोर वेरिएबल था उसके बाद उसके कॉजेज, कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके रीजंस तो होंगे, राइट। और कोई मसला है तो उसके अब कुछ हल होंगे, कुछ कुछ जो है ना उनकी उनके अगेंस्ट जो है कुछ रिकमेंडेशंस होंगी। तो ये होता है कि आप अगर सिर्फ इस चीज को प्रूव करते हैं, मैं आपको दिखाऊं हाउ जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, ये प्रूव कर लिया तो लोग कहते हैं, बहुत से टीचर्स कहते हैं यहाँ पे आपका ऐसे कंप्लीट है अगर 15 आप वेरिएबल्स दे देते हैं। बट यहाँ पे ऐसे आपका कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को प्रूव तो कर दिया कि भाई जेंडर इक्वलिटी नहीं है। अब आपने बताना है इस जेंडर इक्वलिटी इनइक्वलिटी को किस तरह से आपने हल करना है ताकि दुनिया में जेंडर इक्वलिटी आए। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर ये जो है ना ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के लिए ले आते हैं, जिसमें आपने कॉजेस और रेमेडीज आपको डिस्कस करनी होती हैं कि ये जो मसला है इसके मेन कॉजेस क्या हैं, और इस मसले के जो है ना इस मसले को किन स्टेप्स के साथ हम हल कर सकते हैं। क्लियर है? जी, कोई और क्वेश्चन? फ्यूडलिज्म देखें, फ्यूडलिज्म होती है जागीरदारी। ये जो जागीरदारी सिस्टम होता है, दे वोंट अलो के वुमेन एजुकेशन हो। बहुत से आपके रूरल एरियाज में जैसे थर हो गया, इस्लाम कोट हो गया, आपका 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 डिजर्ट्स वाले एरियाज हो गए, ट्राइबल तो नहीं, ये मोस्ट प्रोबेबली बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध में जो आपके उत्तर वाले इलाके हैं, और आपका थर है, और उसके अलावा जो है आपका बलूचिस्तान का पूरी पूरी ये पट्टी कोलू वाली, और ये यहाँ पे जो है ना जागीरदार बहुत ज्यादा होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स वडेरे वो होते हैं। वो वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते थे, वो अपोज करते हैं। वहाँ पे स्कूल्स पे उन्होंने वो काबिज होते हैं, और वो यही जो है आपकी फ्यूडलिज्म, और बच्चियों को, औरतों को, खवातीन को जो है वो एम्पावर होने नहीं देती। उनको लगता है कि दे कैन चैलेंज अस वेरी वेल। जी, कोई और क्वेश्चन? सिर्फ बलीग ही पूछेगा, कोई और पूछेगा सवाल?
जी ये जेंडर इक्वलिटी अ पॉपुलर स्लोगन इज अ फैक्चुअल ऐसे, ये सेमी आर्गुमेंटेटिव ऐसे नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। जब भी कोई प्रॉब्लम सेंटेंस में दिया जाएगा वो आपका सेमी आर्गुमेंटेटिव होगा। अगर फ्रेज में होगा उसमें ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब नहीं होगा, अगर इन दोनों में से कोई नहीं होगा, इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ फैक्चुअल ऐसे इवन इफ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सिंपल क्लासिफिकेशन इस तरह से आप लोगों ने करनी है। जी कोई और क्वेश्चन? आर यू डन? थक गए हैं आप लोग? चलें जी, अगर आप नहीं पूछ रहे सवाल तो वी आर एंडिंग दिस। सर इस टाइप के टॉपिक्स में हम जनरली वर्ल्ड की बात या ज्यादा टच पाकिस्तान को देंगे। देखें ये जो टॉपिक्स हैं आपके, इन टॉपिक्स में आप लोगों ने पाकिस्तान का टच लाजमी देना है, बट अगर जनरली पूछा गया है तो आपने जनरल बात करनी है। एक कोट याद रखें अपने पास कि लिव लोकली थिंक ग्लोबली। अगर कोई आप राइट अप लिखते हैं तो उस आपके चेकर को ये ना लगे कि यू आर हेलिंग फ्रॉम पाकिस्तान, उसे लगे कि ये जो ऐसे लिखा है ये पता नहीं कहाँ से किस मुल्क के किसी बच्चे ने लिखा है। उनको ये चीजें पता नहीं चलनी चाहिए कि वो आप कहाँ से हैं। लिव लोकली थिंक ग्लोबली, आपने पूरी दुनिया की बात करनी है। हाँ, अगर पेपर को अगर उस ऐसे के टॉपिक को लिमिट किया गया है सिर्फ पाकिस्तान पे, तो फिर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, फिर दुनिया के मॉडल्स ले आते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है, जनरल टॉपिक है, तो उस जनरल टॉपिक को ग्लोबली आपने लेना है, पाकिस्तान का टच देना है बट थोड़ा देना है। वेरी गुड क्वेश्चन। बलीग ये स्लाइड्स तो मैं खैर शेयर नहीं कर सकता आप लोगों के साथ। इस स्क्रीनशॉट्स आप ले लेते, इट वुड बी क्वाइट बेटर। ये यूट्यूब पे तो मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं दीज आर टेकन फ्रॉम माय, मेरे किताब के जो है ना मुसवदे से निकाले गए हैं ये, और पब्लिकेशन के लिए ये चीज़ होती है कि आप इन चीज़ों को जो है वो नहीं कर सकते एक्सपोज बिफोर इट्स पब्लिकेशन। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप ग्रुप में कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस का होगा। उसके बाद बीच के पार्ट्स जो हैं, अगर इनके समय ज़रूरत पड़ती है, आपके राइट अप्स मैंने रख लिए हैं जो जितने भेज रहे हैं उनके, तो उनके साथ इंडिविजुअली भी मैं बात करूंगा। और कहीं पे लगता है मुझे कि मैं मुझे लगता है कि किसी एक और लेक्चर की ज़रूरत है इस पे, जहाँ पे आप लोग प्ले करते हैं, तो आई डिस्कस और आई अरेंज अनदर क्लास। इसके अलावा जो है इंग्लिश कंपोजिशन का, अगर इफ आई स्पेयर सम टाइम, तो एक वर्कशॉप रख लेंगे हम लोग। आप लोगों में से जो भी एस्पेरेंट्स इस साल CSS देने का सोच रहे हैं, दे शुड टेल मी बाय टेक्सटिंग मी, तो उनके साथ जो है 2 वर्ड्स ऑफ सजेशन में जो है ना मैं दूंगा। जी चेक किए हुए हैं बल्कि ये इसलिए है कि ये क्लासेस कंप्लीट होने के बाद हम सिर्फ असाइनमेंट पे बात करेंगे। चलें जी, सी यू, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।